एक बार की बात है, एक बूढ़ी भिखारिन जामुन थी और वो भीख मांगकर ही अपना पेट भरती थी। पर कुछ दिन से उसके पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी निकल आए थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। हाय रे, एक तो ये बुढ़ापा, ऊपर से ये फोड़े फुंसी और हो गए मेरे बदन पर। बहुत दर्द कर रहा है पूरा शरीर, और तो और बहुत भूख भी लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, वो सामने एक गांव दिखाई दे रहा है, वहाँ से जरूर मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। आज वहीं जाकर भीख मांगती हूँ। जामुन उस गांव में जाकर भीख मांगने लगती है। बेटा कुछ खाने को दे दो, कई दिन से कुछ नहीं खाया मैंने, बहुत भूखी हूँ मैं। दूर 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 रहे बुढ़िया मुझसे। अरे गांव वालों देखो, हमारे गांव में कैसी अजीब भिखारन घुसाई है। अरे जल्दी आओ। रामपाल का शोर सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। अरे रे, ये भिखारन कम बीमारी ज्यादा लगती है। कहीं ये जानबूझकर हमारे गांव में बीमारी तो नहीं फैलाने आई? हाँ भाई, तुमने सही कहा, ये बीमारी ही फैलाने आई होगी जरूर। ए बुढ़िया, खुद जाएगी यहाँ से कि हम लोग तुझे धक्के देकर यहाँ से भगाएं? आप सब जो बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी इस बीमारी से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अरे मैं तो भीख मांगते मांगते यहाँ चली आई थी। बहुत भूखी हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने। मैं तो बस खाने को कुछ मांगने आई थी यहाँ। खाने को 2 रोटी दे दो, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। बहुत भूख लगी है बेटा। ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे तो भगाना ही पड़ेगा यहाँ से। भाइयों, मारो इस बुढ़िया को और जल्दी भगाओ इस गांव से। बीमारी फैलने में कोई देर नहीं लगती। जामुन की बात कोई नहीं सुनता और सभी लोग उस भिखारन पर पत्थर मारने लगते हैं। पत्थर की मार लगने से भिखारन खूनम खून हो जाती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और कुएं के पास लगे एक पेड़ के पास जाकर छिप जाती है। नहीं छोड़ूंगी किसी को, मार डालूंगी सभी को। अरे इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी बस यही तो गलती थी कि मैं गरीब हूँ, लाचार और भूखी हूँ। एक रोटी अगर मुझ बुढ़िया को खिला देते तो क्या चला जाता इनका। भिखारन अपने आप से ही बड़बड़ा रही थी कि तभी चुपके से वहाँ गांव में ही रहने वाले राघव और उसकी पत्नी सुधा आते हैं और भिखारन से धीमी आवाज में बोलते हैं। काकी, हम तुम्हारे लिए ये खाना लाए हैं, तुम इसे खा लो और किसी से कुछ नहीं कहना कि हमने तुम्हें ये खाना दिया है। गांव वालों ने तुम्हें बहुत मारा, हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर हम तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। पर हाँ, हम तुम्हें खाना जरूर खिला सकते हैं। काकी, अब हमें चलना होगा यहाँ से, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सुधा और राघव भिखारन को इतना बोलकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और वहाँ भिखारन रोटी को माथे से लगाती है और खाने लगती है। भिखारन को बहुत चोट लगने की वजह से वो वहीं बैठे बैठे ही मर जाती है। पूरे गाँव में भिखारन के मरने की खबर फैल जाती है। उस भिखारन को भी यही हमारे गांव में ही मरना था क्या? अब क्या करें उसका? कौन हाथ लगाएगा उसे? कौन करेगा उसका अंतिम संस्कार? भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि इस बुढ़िया को वहीं पड़ा रहने देते हैं। उसकी गंध सूंघते ही जंगली जानवर उसे खुद ब खुद खा जाएंगे। किसी को कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव वालों की बातें सुनकर सुधा और उसके पति राघव को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो दोनों आधी रात के वक्त उस भिखारन के पास जाते हैं और दोनों मिलकर उसे वहीं गड्ढे में गाड़ देते हैं। और गांव वालों को यही लगता है कि सच में उस भिखारन को जंगली जानवर खा गए। फिर रातों रात उसी जगह जहां भिखारन दबी थी, वहां एक बड़ा सा जामुन का पेड़ उग जाता है और उस पेड़ पर मोटे मोटे काले जामुन भी लबालब लद जाते हैं। उस पेड़ पर लगे जामुनों पर जब नट्टू की नजर पड़ती है तो उसके मुंह में पानी भर आता है और वो तुरंत जामुन के पेड़ पर चढ़ जाता है। पर पेड़ पर चढ़ते ही उसे वहाँ एक गुफा नजर आती है। नट्टू उस गुफा में घुस जाता है और वहाँ गुफा में एक बुढ़िया को देखकर चौंक जाता है। कौन हो तुम? और इस पेड़ पर, यहाँ गुफा में? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? पेड़ पर गुफा में ये बुढ़िया कैसे आई और ये यहाँ क्या कर रही है? ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस इन जामुनों पर नजर डालो। देखो देखो, ये जामुन कितने रस भरे और मीठे मीठे हैं। अरे जब तक तुम इन्हें खाओगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये मीठे हैं या नहीं। ये लो और खाओ इन्हें। और हाँ, अगली बार मैं तुम्हें जामुन तभी खिलाऊंगी जब तुम मेरे और मेरे जामुन का पता किसी और को नहीं बताओगे। नट्टू बुढ़िया के हाथ से जामुन लेकर खा जाता है। नट्टू को जामुन बहुत मीठे और स्वाद लगते हैं। वो और खाता है और खाते ही जाता है। अब तो मेरा पेट भी भर गया, बहुत खा लिया मैंने, अब मुझे चलना चाहिए।
पर मैं कल फिर आऊंगा जामुन खाने। तुम मेरे लिए कल भी रखना जामुन तोड़कर। नट्टू जामुन खाकर खुशी खुशी वहाँ से चला तो जाता है, पर घर पहुँचते ही उसके पूरे शरीर पर फोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं और वो दर्द से तड़पने लगता है। और वहाँ पेड़ पर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि नट्टू को ये नहीं पता था कि जिस पेड़ के जामुन वो खा गया वो पेड़ एक चुड़ैल का है और वो बूढ़ी औरत भी एक चुड़ैल थी। नट्टू के जाते ही बूढ़ी औरत चुड़ैल में बदल जाती है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। मुझ चुड़ैल से बचकर कोई नहीं जा सकता। आओ आओ मेरे पास आओ और खाओ मेरे ये जहरीले जामुन। चुड़ैल अपने अगले शिकार के लिए ऊपर पेड़ से झांकने लगती है और जैसे ही पेड़ के नीचे से बिरजू जा रहा होता है तो चुड़ैल उसके ऊपर जामुन फेंकने लगती है। चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठी बिरजू के आने का इंतजार कर रही थी। तुम जैसे ही ऊपर आओगे मैं अपना रूप बदल लूंगी। तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। और ये मेरे जहरीले जामुन मीठे नहीं दर्द भरे हैं। आखिरकार मैं इस पेड़ पर चढ़ी गया, पर शायद इस पेड़ पर कोई रहता है। कुछ घर जैसा दिख रहा है मुझे और वहाँ कोई बुजुर्ग औरत भी बैठी हुई दिख रही है। सुनो, कौन हो तुम और इस पेड़ पर क्यों रह रही हो? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी रहूं। वैसे मुझे नीचे जमीन से ज्यादा ऊपर पेड़ की छांव अच्छी लगी, इसलिए यहाँ बस गई। यहीं रहती हूँ और ये जामुन खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। ये तुम भी खाओ जामुन, बहुत मीठे हैं। तुम्हें तोड़ने की भी जरूरत नहीं, मैंने पहले से ही तोड़ रखे हैं। बिरजू ढेर सारे जामुन खाता है और अपने गमछे में भी थोड़े बांध लेता है अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। फिर चुड़ैल बिरजू को भी मना कर देती है कि उसके बारे में किसी को ना बताए। घर पहुंचते ही बिरजू अपनी पत्नी रेखा और बच्चों को जामुन खिलाता है, पर तभी अचानक सबके शरीर पर फोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, हाथों पर, मुंह पर, हर जगह। अजी अजी ये क्या हो गया? ये अचानक मेरे शरीर पर इतने फोड़े कैसे निकल आए? ये तो आपके और बच्चों के शरीर पर भी निकल आए। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। हम सबके शरीर पर एक साथ एक जैसे फोड़े कैसे निकल आए? हमें अभी चलना होगा वैद्य जी के पास, क्योंकि इनमें बहुत खुजली हो रही है। चलो सब जल्दी। बिरजू और उसका परिवार वैद्य के पास पहुंचता है तो वैद्य उन्हें हाथ लगाने से मना कर देता है। जी, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसी बीमारी मैं ठीक नहीं करता? इसे हाथ लगाऊंगा तो मुझे भी ये बीमारी लग जाएगी। वैद्य जी रहम करो, मेरे बच्चों और पत्नी को आप ही ठीक कर सकते हो। हमें कोई अच्छी सी दवा दे दीजिए जिसे खाकर हम ठीक हो जाएं। मैंने बोला ना इस बीमारी की मेरे पास कोई दवा नहीं। तुम सब जाओ यहाँ से। जाते वक्त बिरजू और उसके परिवार को सब घूर घूर कर देखने लगे और बातें बनाने लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास जाए और उनसे उनकी हालत के बारे में पूछे। जामुन वाली चुड़ैल ने एक एक करके सभी गांव के लोगों को अपने जहरीले जामुन खिला दिए और वहाँ गांव के लोग इसे बीमारी समझने लगे। मुझे तो लगता है ये बीमारी एक दूसरे को छूने से हो रही है, पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा ये बीमारी आखिर हमारे गांव में आई कहाँ से। तभी वहाँ चुड़ैल अपना रूप बदलकर अपने सिर पर जामुन से भरा टोकरा उठाए आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कितना सुकून मिल रहा है तुम सबको इस हालत में देखकर। बताओ बताओ अब कैसा महसूस हो रहा है तुम सबको? तभी वहाँ खड़े सभी लोग एक एक करके यही बोलते हैं कि उसने सभी को जामुन खिलाए। तभी उन सबको समझ आ जाता है कि ये सब बूढ़ी औरत की चाल थी और उसने ही उन सबका ये हाल किया है। पर उनके बोलने से पहले ही बूढ़ी औरत चुड़ैल में बदल जाती है। अब समझ आया कि मैं ऐसा क्यों बोल रही थी। एक दिन तुम सबने मुझे एक रोटी के लिए तड़पाया, एक दिन तुम सबने मुझे एक रोटी के लिए तड़पाया और पत्थरों से बहुत मारा और तुम लोगों से जान बचाकर मैं भाग गई। पर मरने से पहले एक भले पति पत्नी ने मुझे खाना खिलाया, मेरी तकलीफ को समझा। पर सुबह की किरण मेरे नसीब में नहीं थी क्योंकि मैं मर चुकी थी। हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए हम सब तुमसे माफी मांगते हैं और ये वादा भी करते हैं कि कभी भी कोई भूखा हमारे दरवाजे पर आएगा वो भूखा नहीं जाएगा। गांव वालों की ऐसी बातें सुन चुड़ैल का दिल पसीज जाता है और वो सभी को माफ तो कर ही देती है,
और फोड़ों से छुटकारा दिलाने का तोड़ भी बता देती है। उसके बाद गांव के सभी लोग बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं और फोड़ों से छुटकारा दिलाने का तोड़ भी बता देती है। उसके बाद गांव के सभी लोग बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं।